जीके ब्लास्ट में आज हम आपको बताएंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। क्यों इस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है और भारत के विकास में क्या योगदान रहा है। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में व्यापक आविष्कार और खोज हुए थे। यहाँ हम गुप्त साम्राज्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी के आसपास में सत्ता में आया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 500 वर्षों तक प्रांतीय शक्तियों के वर्चस्व और मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अशांति की समाप्ति का प्रतीक है। गुप्त साम्राज्य की वंशावली। श्री गुप्त, इन्होंने 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच गुप्त, यह श्री गुप्त के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त 319 से 334 ईस्वी, इन्होंने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया और वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की, जिससे उन्हें बिहार एवं नेपाल के हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली थी। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक, उनकी व्यापक सैन्य विजय अभियानों के कारण वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। उनके दक्षिणी अभियान के दौरान वीरसेन उसका सेनापति था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उनके मंत्री थे। उनके विभिन्न अभियानों से संबंधित जानकारी का उपयोगी स्रोत एरन अभिलेख मध्य प्रदेश है। वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी एवं भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। उन्होंने विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त 380 से 412 ईस्वी, उनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये विद्वान कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुचि, घटकरपर, शपणक, बेलभट्ट और शंकु थे। उनके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह पहला गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। उन्होंने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था, जिसका उल्लेख दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक स्थापित एक लौह स्तंभ लेख में किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के शासनकाल के बीच में रामगुप्त राजा बना था। विशाखदत्त रचित नाटक देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त को चंद्रगुप्त का बड़ा भाई बताया गया है। कुमारगुप्त, उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बंगाल से कड़ियावाड़ तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक किया था। उनके शासनकाल के दौरान हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त, उन्होंने क्रूर हूणों को 2 बार खदेड़ा और अपने वीरतापूर्ण उपलब्धि के कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभलेख में किया गया है। गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। गुप्त काल में सारी शक्तियां राजा के पास केंद्रित होती थी। गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत भी प्रचलित था। इस काल में शासन वंशानुगत था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन नहीं था। मंत्रियों और असैन्य अधिकारियों की एक परिषद राजा को सहायता प्रदान करती थी। गुप्त साम्राज्य के शाही मुहूर्त पर गरुड़ का चिन्ह अंकित था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक नए पद संधि विग्रह का सृजन किया गया था, जो युद्ध और शांति के लिए जिम्मेदार होता था। यह पद हरिसेन को दिया गया था। गुप्त साम्राज्य के दौरान कला और वास्तुकला। इस काल का सबसे उल्लेखनीय स्तंभलेख स्कंदगुप्त का भीतर गांव का एकाश्म
स्तंभलेख है। इस काल में कला की नागर एवं द्रविड़ शैली का जन्म हुआ था। खड़े अवस्था में बुद्ध की एक प्रतिमा से ग्रीक शैली की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर तथा इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर की मूर्तियों में गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सारनाथ से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल का प्रतीक है। ग्वालियर के पास बाघ गुफाओं में चित्रित अधिकांश चित्रों में गुप्त काल की महानता एवं भव्यता दिखाई देती है। अजंता के अधिकांश चित्र बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त के दरबारी थे। उनकी सर्वोत्तम कृति नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। उनके अन्य नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने ऋतुसंहार एवं मेघदूत नामक 2 महाकाव्य की भी रचना की थी। गुप्तकाल के दौरान धातु कर्म का भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। कारीगर धातु की मूर्तियों और स्तंभों के निर्माण में माहिर थे। सबसे प्राचीन मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल तांबे की प्रतिमा है। वर्तमान में यह बर्मिंघम संग्रहालय में रखी हुई है। इस मूर्ति की ऊंचाई 7.5 फुट और वजन 1 टन है। दिल्ली का गुप्तकालीन लौह स्तंभ आज भी जंग रहित है। चंद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। समुद्रगुप्त एक महान कवि थे। समुद्रगुप्त ने हरिसेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण दिया था। काव्यदर्श और दशकुमार चरित के लेखक दंडन थे। सुबंधु ने वासवदत्ता नामक पुस्तक लिखी थी। इस काल के एक और प्रसिद्ध लेखक विशाखदत्त थे। उनकी 2 प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम है। गुप्त काल के दौरान ही विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किया गया था। इस काल के एक और प्रसिद्ध कवि शूद्रक थे, जिन्होंने मृच्छकटिकम नाटक लिखा था। जीके ब्लास्ट में हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह जानकारियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।